तो हम बचाएंगे, बचाने का ठीक है, मगर ये लेन देन में हमको क्या फायदा होगा? तो कांग्रेस ने कहा ठीक है, 2014 का चुनाव तुम जीत लो, सरकार हमारी है, तुम्हारा चुनाव जितवा देते हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है और तुम्हारी सरकार जितवा, तेरी भी चुप, मेरी भी चुप, चिड़ी चुप, दोनों के दोनों साले चुप। 2014 का चुनाव, इसी वजह से आरएसएस ने अडवाणी को हटाकर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट बनाया। ईवीएम उसके पीछे कारण था और आरएसएस के सामने यह संकट था कि अडवाणी और अटल बिहारी और अडवाणी चार बार, दोनों इतने बड़े लोकप्रिय नेता, दोनों मिलकर चुनाव लड़ते थे, फिर भी 186-87 सीटों से ज्यादा सीटें कभी हासिल नहीं कर पाए, कभी नहीं हासिल कर पाए। यदि बीजेपी को 2014 के चुनाव में बहुमत मिलता है तो ईवीएम में घोटाला करके बहुमत हासिल किया, ऐसा आरोप हमारे ऊपर आएगा। यह आरोप नहीं आना चाहिए और लोगों को उसका ठोस जवाब मिलना चाहिए। इसलिए अडवाणी को हटाकर मोदी को लाया और मोदी के लिए प्रोपेगेंडा किया पिछड़े वर्ग का, चाय वाला मीन्स पिछड़ा, गरीब भी है, पिछड़ा भी है, यानी गरीबों को भी वोट, पिछड़े वर्ग के भी वोट। इस वजह से बहुमत मिला चुनाव के बाद, ऐसा कह सकते हैं। ऐसा ही हुआ। 293 सीटें, पहली बार 293 सीटें बीजेपी को मिली और सारे देश के मीडिया वालों ने बताया मोदी जी पिछड़े वर्ग के होने की वजह से 52% वालों को लगा कि उनका आदमी प्रधानमंत्री बन रहा है, तो झोली भर भर के वोट दिया। अब किसी मीडिया वाले ने देखा नहीं झोली भर भर के दिया कि नहीं दिया, देखा नहीं, मगर लिखा झोली भर भर के दिया। इस वजह से 293 सीटें चुनकर आई। ऐसा कहने का मौका ये आरएसएस के मैनेजमेंट का मामला था और ईवीएम के तरफ लोगों का ध्यान ना जाए, उसको रोका जाए, इसलिए अडवाणी को हटाकर मोदी को लाया गया ताकि ईवीएम के गड़बड़ी पर से पर्दा हटाया जा सके। तो इस तरह से यह काम किया गया। अहम बात आपको बताना चाहता हूं, 2014 के चुनाव में चुनाव आयोग ने पेपर ट्रेल मशीन लगाया ही नहीं। 2019 के चुनाव में वामन मेश्राम के केस का जजमेंट की वजह से 13 लाख मशीनें पेपर ट्रेल लगानी पड़ी। मगर कांग्रेस के लोग, बीजेपी के लोग कांग्रेस के पास गए और कहा कि इसमें पेपर ट्रेल मशीन आ गया है, घोटाला पकड़ा जाएगा, तो हमारी मदद करो। कांग्रेस ने कहा सरकार आपकी है, आपको कौन रोक सकता है? कहा कि नहीं, वामन मेश्राम की टांग लगी हुई भाई, वो टांग बहुत मजबूत है, ये छोटा मोटा टांग नहीं है, जो सारे देश भर में गांधी जी के पुतले लगे हुए ना, वहां बड़ी बड़ी लंबी लंबी टांगे दिखाई देती ना, वो लंबी लंबी तो है मगर मजबूत नहीं। वामन मेश्राम की जो टांग है ये मजबूत टांग लगी हुई है, ये नहीं रोका जा सकता। और आपकी इसमें मदद लगेगी क्योंकि 2 बार आपका घोटाले पर हमने पर्दा डाला, आपको मदद करना होगा। तो कांग्रेस ने कहा ठीक है। फरवरी 2019 को, ध्यान रखना, फरवरी 2019 को कांग्रेस का वकील अभिषेक मनु संघवी, अभी आजकल अभिषेक मनु संघवी आज भी कोर्ट में था शिवसेना के समर्थन में, आप लोग ध्यान नहीं रखते हो, आज शिवसेना के केस में अभिषेक मनु संघवी उधर सुप्रीम कोर्ट में थे। तो
अभिषेक मनु सिंघवी फरवरी 2019 को वोटिंग होने के 3 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट गए। किस बात के लिए? ये जो पेपर ट्रेल मशीन है, सुप्रीम कोर्ट ने रिकाउंटिंग का ऑर्डर दिया, रिकाउंटिंग में ईवीएम का घोटाला पकड़ा जाएगा, इसलिए रिकाउंटिंग में समय बर्बाद होगा, ज्यादा समय लगेगा, इसके लिए मिलान करने का काम होना चाहिए। और मिलान कितना होना चाहिए? अंग्रेजी में कहा मैचिंग, हिंदी में मिलान। 50% मिलान होना चाहिए। मेरा ऑर्डर क्या कह रहा है? 100% होगा, रिकाउंटिंग होगा। कांग्रेस वाला क्या कह रहे हैं? 50% हमारी मांग है। हमारे लोगों ने कहा अरे 100% है, अबे 100% है रिकाउंटिंग, तू 50% की मांग कर रहा, पहले से 100% है। रिकाउंटिंग में घोटाला पकड़ा जाएगा, तू 50 की मांग क्यों कर रहा है कांग्रेस की तरफ से? अब वो तो बीजेपी को मदद करने के लिए कर रहा है, आरएसएस को मदद करने के लिए कर रहा है, ये तो लोगों को पता है नहीं। और इस तरह से 8 अप्रैल 2019 को रिजल्ट आने के पहले सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया 1% मिलान हो, 50% डिमांड किया। अब आपस में मेल जोल है। जस्टिस गोगोई, जस्टिस गोगोई, जस्टिस रिटायर्ड हो गए, जस्टिस गोगोई चीफ जस्टिस था। जस्टिस गोगोई ने निर्णय दिया। निर्णय देने के पहले जस्टिस गोगोई पर एक औरत ने आरोप लगाया कि इसने मेरा चरित्र हनन किया। 7 जज की बेंच बैठी और जस्टिस गोगोई को निर्दोष छोड़ दिया। नहीं, गलत है, ये औरत का आरोप गलत है। उस 7 जज के बेंच का हेड था जस्टिस बोबड़े, जो बाद में चीफ जस्टिस रिटायर हो गया। और जस्टिस बोबड़े कौन है? तो जस्टिस बोबड़े का दादा आरएसएस के वकीलों के संगठन का संस्थापक अध्यक्ष। कुछ लोगों ने पूछा, मेश्राम जी आपको कैसा पता चलता है साला उसका दादा था, पैदा हुए थे क्या? मैं तो नहीं पैदा हुआ था। मैंने कहा बदमाशों की लगभग कुंडलियां मेरे पास है, 18 तक मैं जानता हूं, 18 तक साले खानदान जी है ना इनकी, 1 2 3 नहीं, 18 खानदान की जानकारी रखता। तो जस्टिस बोबड़े का दादा ये आरएसएस के वकीलों के संगठन का ऑल इंडिया का अध्यक्ष था, संस्थापक था। उसका पोता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया। उसने उस औरत को जस्टिस बोबड़े पर, जस्टिस रंजन गोगोई पर आरोप लगाया कि नहीं रंजन गोगोई निर्दोष। तो पर्दे के पीछे समझौता हो गया कि आपको निर्दोष छोड़ देते हैं, ईवीएम का आपको कर देना। कहा ठीक है। दूसरा निर्णय 7 जज के बेंच ने दिया, उस औरत की जांच करने के लिए जस्टिस पटनायक को नियुक्त किया गया कि औरत की जांच करो, इसने कैसे आरोप किया। जस्टिस पटनायक ने उस औरत को निर्दोष छोड़ दिया। जुडिशियल हिस्ट्री में, सारी दुनिया के हिस्ट्री में ऐसा कभी कोई केस नहीं है दुनिया में, दोनों निर्दोष। अरे बाप रे बाप, क्या साला चमत्कार है। ऐसा दुनिया में कहीं पर भी नहीं हुआ, दोनों निर्दोष, आरोप करने वाला भी निर्दोष, आरोपी भी निर्दोष। रिकॉर्डेड बातें बोल रहा हूं, इसलिए तो मेरे सुनते हैं बात, क्या करें, अब कुछ कर नहीं सकते। रिकॉर्ड में सारा का सारा जो मैं बोल रहा हूं
रिकॉर्ड में। और बाद में जस्टिस गोगोई को राज्यसभा का आरएसएस ने मेंबर बना दिया। ये तो मालूम होगा आप लोगों को। और अभी एक मुस्लिम जज है जिसने बाबरी मस्जिद पर निर्णय देने में बड़ा रोल प्ले किया, उसको गवर्नर बना दिया। इसके पहले भी मैंने अपने स्पीच में कहा था कि ये चीफ जस्टिस जो रिटायर्ड हो गया, जो ईवीएम मशीन पर निर्णय दिया था, उसको केरला का गवर्नर बनाया गया था। तो मेरे रिकॉर्ड में, स्पीचेस में, रिकॉर्ड में। और मैंने ये कहा था कि चीफ जस्टिस रिटायर्ड को अगर ऐसा लगता है कि मैंने उनकी अवमानना की, तो मैं रिटायर्ड चीफ जस्टिस को चुनौती देता हूं कि मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट का कोर्ट दाखिल करे, तो मैं देख लेता हूं। वो भी मेरे से पंगा नहीं लिया। मेरी ताकत क्या है? मेरी ताकत है सच्चाई। मेरी ताकत क्या है? सबूत। मैं एक तो सच्चाई के साथ बात करता हूं, सबूतों के साथ बात करता हूं, और दूसरा, अभी ये जो हमारा आदमी है बोलता कि समय खत्म हो रहा है, इसको ये मालूम नहीं कि ये मैदान में खत्म होता है, हाल के अंदर में कानून लागू नहीं है। तो मैं वकील नहीं हूं, अगर जानता हूं ना मैं, हमारे लोगों को समझ नहीं है। ये जो कानून है, ये कानून मैदान में लागू है। 10 बजे का जरा छानबीन करो तो, कोई वकीलों को पूछो तो। मैं सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को भी मैं ही सलाह देता हूं, ये सुप्रीम कोर्ट में केस कैसे लड़ना है और उसमें ड्राफ्ट कैसे लिखना है और होना कैसे चाहिए। और शायद मैं पहला आदमी हूं, सुप्रीम कोर्ट का वकील ड्राफ्ट तैयार करता है और मेरे पास अप्रूवल के लिए भेजता है। साला दुनिया में पहली बार ही ऐसा हो रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट का वकील ड्राफ्ट तैयार करता है और मैं वकालत की, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मेरे अप्रूवल के लिए भेजता है। और मेरे अप्रूवल के बगैर मेरी कोई केस सुप्रीम कोर्ट में डाली नहीं जाती। और फिर मैं बताता हूं वाह क्या एडिशन करना है, क्या डिलीशन करना है। फिर वो पूछता है, अरे आपको ये कैसे समझ में आता है? अब आता है, छोड़ो झंझट खड़ा। और मुझे क्यों समझ में आता है? ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों के वकीलों से चर्चा, सलाह मशवरे से ही मुझे वकालत समझ में आ गई, उनसे ज्यादा। क्यों? द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेन, द डिफरेंस बिटवीन ब्रेन एंड द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेन, ये अलग चीज है। एप्लीकेशन ऑफ ब्रेन अलग चीज है। ब्रेन होना और एप्लीकेशन ऑफ ब्रेन होना दो अलग अलग बातें हैं, एक नहीं है। दिमाग का उपयोग कैसे करना है, कब करना है, कौन से समय में करना है, ये मैं जानता हूं। अभी करके दिखाया ना, है? दिखा? ये ग्राउंड के लिए 10 बजे का समय है। ये तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। प्राइवेट प्रॉपर्टी में 12 बजे तक ढोल धमाका बजाकर हमारे लोग शादी लगाते रहते हैं। अरे क्या तुम लोगों को, तो मैं आप लोगों को समझा रहा था, ये बताने का प्रयास कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में ये जो निर्णय हुआ, क्या निर्णय हुआ? मिलान करने का 1% ऑर्डर हुआ। 50% की डिमांड किया अंकुश, 50% की डिमांड किया, 1% एक्सेप्ट किया। तो मांग करने वाले भी महान और जजमेंट देने वाले भी महान। 1%। साली चोर को पकड़ना है तो 1% में ही पकड़ो, ऐसा बोल रहे हैं। तो मैं तो कहता हूं चले 1%, क्योंकि इतने मतलब डाका डालने वालों को 1% से भी पकड़ा जा सकता है, तो डाका डाल रहे। इसलिए ईवीएम को 2019 के सितंबर माह में डिस्ट्रॉय कर दिया। हम लोग को मालूम नहीं होगा, सितंबर माह 2019 में डिस्ट्रॉय कर दिया स्लिप को, पेपर ट्रेल मशीन के स्लिप को डिस्ट्रॉय कर दिया। पूछा गया
कितने दिन रखने का कानून है? का साल भर का है। 6 महीने में डिस्ट्रॉय क्यों किया? कोई जवाब है? समझ में आए? डिस्ट्रॉय क्यों किया? क्योंकि स्लिप में एविडेंस है चुनाव आयोग के कमिश्नरों को देशद्रोह में फांसी पर चढ़ाया जा सकता है। सामान्य बात थोड़ी है। 140 करोड़ जनसंख्या के लोगों के लोकतंत्र के साथ इस तरह की बात करना, इतना भयंकर काम करना, ये देशद्रोह। कम से कम 140 बार फांसी लगानी पड़ेगी साली। एक बार मरने के बाद दोबारा फिर 140 बार। इतना भयंकर अपराध है। अपराध की लिमिट होगी। तो मैं आप लोगों को जो बात समझाना चाहता हूं कि पहले मशीन नहीं लगाया पेपर ट्रेल, बाद में लगाया मेरे ऑर्डर पर, तो उसकी गिनती ना हो इसके लिए मिलान का ऑर्डर लाया कि पेपर ट्रेल की गिनती नहीं होनी चाहिए, मिलान होना चाहिए। अब देखो मिलान कैसे होता है, थोड़ा आप लोगों को बताता हूं। मिलान कैसे होता है? मेन अपोजिशन पार्टी कांग्रेस, ईवीएम की काउंटिंग हुई, 303 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 340 पर गठबंधन एनडीए आगे चल रहा है। काउंटिंग में अब जीते नहीं है बीजेपी वाले, अभी जीते नहीं है, मगर 340 में आगे चल रहे। कांग्रेस के सारे लोग उठकर चले गए, आगे चल रहे ना। कांग्रेस वाले लोगों ने असल यार रहने का क्या मतलब है? काउंटिंग में 340 जगह पर आगे है तो यहां बैठने का कोई मतलब नहीं है। दोपहर में चले गए। ठीक है, ऑर्डर क्या है? मिलान कब हुआ? रात में 9 बजे। मेन अपोजिशन कौन है? कांग्रेस हाजिर है? नहीं है। मिलान कौन करेगा? अरे समझ में आ रहा कुछ? और राहुल गांधी ने 4 बजे बयान दिया, बीजेपी को बहुमत मिल गया है, हमें मंजूर है। अबे अभी तक रिजल्ट ही नहीं आया, केवल रुझान है। रुझान को रिजल्ट मानकर बयान दे दिया। राहुल गांधी का बयान है, रिकॉर्डेड है। क्यों? समझौते कहते हैं कि वामन मेश्राम की टांग को हटाना है तो दोनों को मिलाकर हटाना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी हटेगी। तो इस तरह से इस बात को किया गया और मिलान करने का निर्णय आने से पेपर ट्रेल मशीन की रिकाउंटिंग बंद हो गई। 8 अक्टूबर 2013 से लेकर अब तक एक बार भी रिकाउंटिंग नहीं हुई। ऑर्डर जरूर हुआ मगर रिकाउंटिंग नहीं हुआ। ये किसको पता है वामन मेश्राम के अलावा? तो वामन मेश्राम के पास सबूत है सारे के सारे। ऑर्डर हुआ, इंप्लीमेंट हुआ, 13 लाख मशीनें लगाई, हजारों करोड़ रुपया खर्चा किया, बजट पार्लियामेंट ने मंजूर किया, मगर रिकाउंटिंग नहीं हुआ। तो सवाल खड़ा होता है, जब पेपर ट्रेल मशीन का रिकाउंटिंग नहीं होता है तो कई हजार करोड़ रुपया भारतीय प्रजा के टैक्स का क्यों खर्चा हो रहा है? प्रधानमंत्री के पास, अर्थमंत्री के पास कई हजार करोड़ का बजट सैंक्शन करना, मगर उस मशीन का उपयोग ही नहीं करना। आपके पास अधिकार कहां है? ये पैसा जो आपने मंजूर किया, मगर आप गिनती करते नहीं हो, रिकाउंटिंग करते नहीं हो। अगर रिकाउंटिंग करते ही नहीं हो तो फिर ये मशीन लगाते क्यों हो, खरीदते क्यों हो? क्यों नहीं हुआ रिकाउंटिंग?
क्योंकि रिकाउंटिंग में फिजिकल एविडेंस के साथ घोटाला पकड़ा जा सकता है, फिजिकल एविडेंस के साथ। और इस वजह से पेपर ट्रेल मशीन की रिकाउंटिंग नहीं की गई, आज तक नहीं। 2023 आ गया, 2024 में नरेंद्र मोदी को आरएसएस ने क्लियर झंडी दे दी कि प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट नरेंद्र मोदी होगा। दावे के साथ कहता हूं कि ईवीएम में अगर घोटाला करके अगर चुनाव नहीं जीता तो फिर बीजेपी किसी भी मापदंड में चुनाव नहीं जीत सकती। चुनाव जीतने का देखो 1%, अगर 1% 30 लाख वोटर है लोकसभा में, 1% में इधर उधर हुआ 30,000, 2% में हुआ 60,000, 3% हुआ 90,000, 4% हुआ 1,20,000। बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ता, सारा का सारा घोटाला करते हैं ऐसा मेरा कहना नहीं है, जीतने लायक करते हैं। रिजल्ट आने के पहले आंकड़े पता होते हैं, कौन से पार्टी को कितनी सीटें देना है और कौन से पार्टी को कौन सी सीटें कितनी हरवानी है। अपोजिशन पार्टी के लीडर को किसको हरवाना है, कौन से लीडर को हरवाना है, यह भी सेट किया जा सकता है। यानी इतना सारा सेट किया हो सकता है, केवल पार्टी नहीं, इंडिविजुअल भी टारगेट किया जा सकता है कि फला फला लीडर को चुनाव हरवाना है। राहुल गांधी को चुनाव हरवा दिया गया है, उसके बाप के जगह पर साउथ में जाके चुनाव जीता है। ये सारी बातें जो है ये ऐसे थोड़ी होता है, ये हुआ, ये रिकॉर्डेड बातें हैं, इसके आधार पर ये बातें आप लोगों को कह रहा हूं। और इस वजह से ये जो ईवीएम का घोटाला है ये पेपर ट्रेल मशीन के द्वारा इस घोटाले को पकड़ा जा सकता है। अभी मेरे पास आखिरी बात कह के समाप्त कर देता हूं। मिलिट्री के बड़े अधिकारी, मिलिट्री के अधिकारी तो आप जानते हो कितने बड़े, ब्रिगेडियर, कर्नल, कैप्टन, ऐसे बड़े बड़े अधिकारी, और पुलिस के अधिकारी, आईपीएस ऑफिसर जिन्होंने इलेक्शन कंडक्ट करवाया, आईएएस ऑफिसर, जिलाधिकारी जिन्होंने इलेक्शन कंडक्ट करवाया, 168 अधिकारियों ने चुनाव आयोग को 17 सवाल पूछे, 17 सवाल, अभी तक जवाब नहीं दिया। किसने सवाल पूछे, ध्यान रखो, किसने? मिलिट्री के बड़े बड़े अधिकारी जिन्होंने देश की रक्षा करने के लिए चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पर जान जोखिम में डालकर काम किया। तो वो लोग देशभक्त लोग हैं, कोई उनके ऊपर यह आरोप नहीं लगा सकता कि वो खामखा गलत का बयानी करने का काम कर रहे। आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी जिन्होंने इलेक्शन कंडक्ट करवाया, वो कह रहे हैं ये 17 सवाल है। एक भी सवाल का जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? वो सवाल इतने मौलिक है, अब इस पर मुझे बहुत लंबा बोलना पड़ेगा, तो अभी वो समय नहीं है। मैं अभी लंबी परिवर्तन यात्रा निकाल रहा हूं, तो मैं बोलूंगा जरूर। तो 17 सवाल पूछे मगर कोई जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया, न चुनाव आयोग के पास कोई जवाब है। तो इसलिए ऐसी बहुत सारी बातें हैं। अभी कल का अखबार अगर आपने पढ़ा होगा,
कल का या आज का दिग्विजय सिंह के द्वारा एक बयान दिया गया है, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव है। इजराइल के एक बड़े अधिकारी का रेफरेंस देकर के सबूत के साथ वो सारा बताया कि भारत के लोकसभा के चुनाव में भारत के पार्टी ने उसकी सेवाएं ली और चुनाव जितवाने में उन्होंने उसकी मदद की। ये आज का खबर है, वो सारी खबर है, बहुत विस्तार से फोटोग्राफ के साथ में है। इजराइल के साथ आरएसएस बीजेपी के लोगों के बहुत गहरे संबंध है, और उसकी बहुत बड़ी वजह क्या है? जो इजराइल है वांशिक रूप से, रेशियली ब्राह्मण ऐसा मानते हैं कि इजराइल के जूज लोगों का रेस और हम ब्राह्मणों का रेस एक है। ये दोस्ती नहीं है, ये रेशियल ब्रदरहुड है। तो ये ऐसा हो सकता है। आज के ही अखबार में बड़ा बयान है, दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान है। तो मेरा दिग्विजय सिंह को यह कहना है कि भाई, ये जो देश संकट में गया तो तुम लोग भी जिम्मेदार हो। ईमानदारी से एक बार कबूल कर लो। भारत की प्रजा का हृदय बहुत बड़ा है, तुम कबूल कर लो कि ये सारा हम लोगों ने भारत के प्रजा के मत्थे पर मारा ईवीएम, इस वजह से ऐसा हुआ। कबूल कर लो और भारत की प्रजा आप लोगों को माफ कर देगी और मैदान में उतरो इसके विरोध में। अगर तुम एडमिट नहीं करते हो तो तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं किया जाएगा, कोई विश्वास नहीं करेगा। ये मैं पब्लिक में क्यों बोल रहा हूं? जाएगा ना, कांग्रेस वाले तो मेरी सुनते ही है, आरएसएस वाले पहले नंबर पर सुनते हैं, दूसरे नंबर पर कांग्रेस वाले सुनते हैं। और कई जगह तो कांग्रेस के जो लीडर है ना लोकल, बोलते हम भी आते स्टेज पर बैठने के लिए। मैंने कहा कांग्रेस की खाल उधड़ेंगे, ऊपर वालों की उधड़ोगे, हमारी थोड़ी। मुझे टेलीफोन आया कि वो भी आना चाहते। मैंने कहा बता करके बुला लेना, बता करके ये खाल उधेड़ेंगे, ये बुरा लगेगा आपको। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि अभी नए तथ्य, नए फैक्ट जो आए हुए हैं वो बहुत भयंकर है। और 2024 का जो चुनाव है वो ईवीएम में घोटाले के बगैर नहीं होने वाला, होने वाला ही है घोटाला। 200% घोटाला होने वाला है। इसलिए ये राष्ट्रीय स्तर का अभियान जिस तरह से पहले मैंने चलाया था और उसके बाद बहुत बड़े पैमाने पर बहुत सारी बातें शासक वर्ग को पर्दा डालने के लिए करनी पड़ी, अब की बार निश्चित रूप से कुछ न कुछ उनको करना पड़ेगा। मेरी कोशिश यह है कि 2024 का चुनाव ईवीएम के द्वारा नहीं होना चाहिए। इसके लिए यह अभियान हम लोग चला रहे हैं। दूसरी बात, यदि आप ईवीएम के साथ ही चुनाव करना होना चाहते हो तो 200% इंश्योर कर लो, एक गारंटी दो कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होगा। और फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट के लिए क्या तरीका होना चाहिए, दिग्विजय सिंह ने ही बताया। दिग्विजय सिंह ने बताया कि ये चिप के द्वारा चुनाव नहीं होना चाहिए और जो पेपर टेल मशीन में कागज डाला जाता है उसी की गिनती होनी चाहिए, ऐसा दिग्विजय सिंह कह रहे हैं। क्या आपल्या मराठीमध्ये म्हणतो ना उपरती आली, कांग्रेस के कितनी सीटें आई थी? 44। उसको लगा साला और 39 तो नहीं होगी 2024 में। इस वजह से उनको लगता है और बोल भी नहीं सकते कि ईवीएम में घोटाला हुआ, इस वजह से ऐसा हुआ। वो तुरंत जो है वो बोल देते हैं। तो तुमने 2004 में, 2009 में फिर तुमने क्या किया था? गडकरी ने बयान दिया, बॉम्बे में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बयान दिया। क्या बयान दिया?
मग आम्हाला सुद्धा बोलावं लागेल. सध्या आम्ही चूप आहोत. तर प्रेस कॉन्फ्रेंस होते, गडकरी का कांग्रेस ने पीछे ले. तो ये बात जो है हम लोगों को समझना होगा, जानना होगा. यदि वोट और वोटों की बहुसंख्यांक संख्या होने के आधार पर यदि आप इस देश का शासक वर्ग बन सकते हो, तो ईवीएम मशीन वोटों की चोरी करती है. ईवीएम मशीन चोर है. ईवीएम मशीन वोटों की चोरी करती है. तो ईवीएम मशीन चोर है और चुनाव आयोग चोरों का सरदार है. चुनाव आयोग को बुरा लगेगा. मुझे बोलते वक्त ही बुरा लग रहा है. चुनाव आयोग को बुरा लगेगा तो मैं ये चाहता हूं कि चुनाव आयोग मुझे सुप्रीम कोर्ट में खींच ले, मेरे खिलाफ कोई केस दायर कर ले. वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में मेरी केस पेंडिंग है और अभी तक मेरे सवालों के चुनाव आयोग ने कोई जवाब दिए नहीं. अभी मैं और भी कुछ बातें करने वाला हूं. लड़ाई कई तरीके से लड़ी जा सकती है. एक तो अभी जागरण का मामला है, मगर 2023 खत्म होते होते हो सकता है कि बहुत बड़ा आंदोलन देश भर में खड़ा हो जाए और इसमें तमाम रीजनल पार्टी के लोग और तमाम बुद्धिजीवी लोगों को इस विशाल आंदोलन में सहभागी कराने का कार्यक्रम भी हम लोग चलाएंगे और इसको जन आंदोलन की दिशा में लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए आंदोलन खड़ा किया जाएगा. इस आंदोलन में आप लोग साथ सहयोग करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद. इक्कीस मिनट मैंने ज्यादा बोला सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के है ना, ध्यान रखना आगे के लिए. धन्यवाद सर. साथियों 5 मिनिटं फक्त 5 मिनिटं